Hello friends, welcome back to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of Wings Destroy Heart. तो फ्रेंड्स अभी जो लास्ट के पार्ट थे उनमें वांगशिन स्टोरी बहुत कम थी और बाकी अदर स्टोरी बहुत ज़्यादा थी। तो मैं सोच रही हूँ कि बाकी की जो अदर स्टोरी है उसको शॉर्ट में जल्दी से कंप्लीट कर दूँ एंड वांगशिन स्टोरी ले आऊँ। ओके, तो अब से मैं थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगी वांगशिन के अलावा जो भी सीन होंगे। और अगर आपको इससे प्रॉब्लम हो, अगर आप फुल में सुनना चाहते हैं फुल एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। तो मैं नेक्स्ट एपिसोड वैसे ही डालूंगी, जैसा आप लोग को अच्छा लगे। ओके, लास्ट पार्ट मैंने आपको बताया था जियांग चैंग जीदियन से जिन गुआंगयो पे अटैक कर रहा था और उससे सारी बातें जान रहा था। पर लास्ट में जब जिन गुआंगयो अनकॉन्शियस हो जाता है तो जियांग चैंग उस पर एम्पथी का यूज़ करता है और उसकी सारी मेमोरीज चेक करता है। जियांग चैंग को ऐसा फील हो रहा था जैसे वो किसी होल में डीपली अंदर चला जा रहा है। पर तभी उसे एक वॉइस सुनाई देती है, सेक्ट लीडर, और वो अपने होश में वापस आता है। वहाँ पर एक गार्ड खड़ा था। वो गार्ड जियांग चैंग से पूछता है, सेक्ट लीडर क्या आपको कुछ चाहिए? जियांग चैंग कहता है, हाँ, मैं उस टाइम में ट्रैवल करके वापस जाना चाहता हूँ और इस पर्सन को मार देना चाहता हूँ जब हम सारे लोग फ्रेंड्स बने थे। ये बात सुन के वो गार्ड बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। जियांग चैंग कहता है, फॉरगेट इट, पर 4 गार्ड्स को हमेशा यहाँ पर रखना ताकि वो इस पर्सन पे नज़र रख सकें और लोटस पियर के सेंटर में जाकर एक प्रिजन बनवाओ। ये काम आज रात तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। वो गार्ड कहता है, यस सेक्ट लीडर। जियांग चैंग कहता है, इसके बाद मेरे नेफ्यू और उन 2 लांस एक्ट मेंबर को मेरे पास भेज देना। वो गार्ड फिर से हाँ कह देता है। जियांग चैंग वहाँ से चला जाता है, पर उसके माइंड में अब सिर्फ एक ही थॉट चल रहा था कि वो अब उसे कैसे फेस करेगा और गाइज उसे का मतलब वो अब विंग को कैसे फेस करेगा। जियांग चैंग के पास उसके नेफ्यू और सिजुई और जिंगी वो तीनों आ जाते हैं। उन तीनों ने वहाँ पर फिर से साइलेंसिंग तलिस्मान लगा दिया था और जियांग चैंग सिजुई जिंगी से कहता है, तुम दोनों जल्द से जल्द क्लाउड से जाओ और मास्टर लान या फिर लैन से चैन को यहाँ पर भेजना, क्योंकि हांगवान जुन को यहाँ पर बुलाने की हिम्मत मुझ में नहीं है। और चिनलिंग, तुम भी इन लोग के साथ जाओ और पता करो कि उस पर्सन के साथ कौन कौन है। जियांग चैंग उन तीनों को वहाँ से तुरंत जाते हुए देखता है। फिर नेक्स्ट डे सनराइज़ होने से कुछ घंटे पहले जियांग चैंग फिर से जेल में जाता है और साइलेंटली डोर ओपन करके वो जेल के अंदर घुसता है जहाँ जिन गुआंगयो सो रहा था। पर उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी वो कोई नाइटमेयर सफ़र कर रहा है। जियांग चैंग सोचता है, हाउ आई विश कि तुम इसी तरह नाइटमेयर देखते रहते। पर ये सोचने के बाद वो जिन गुआंगयो का एंकल पकड़ता है और जेल के अंदर वो जिस स्टेज पे सो रहा था उससे पकड़ के नीचे फ्लोर पे गिरा देता है। जिन गुआंगयो की नींद खुल जाती है और वो पेन की वजह से शाउट करता है। पर जियांग चैंग उसका एंकल पकड़ के उसे पूरे रास्ते घसीटते हुए लोटस पियर में जहाँ उसने वो प्रिजन बनाया हुआ था वहाँ लेकर जाता है और उस प्रिजन के अंदर उसको बंद कर देता है। फिर वो जिन गुआंगयो उससे कहता है, ओह सॉरी, तुम जाग गए क्या? पर मैंने सोचा कि तुम पूरी नाइट उस छोटे से रूम में बंद थे तो तुम्हें फ्रेश एयर की ज़रूरत होगी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर ले आया। क्या तुम्हें फ्रेश होने के लिए वाटर भी चाहिए? और फिर वो उस केज के पास जो गार्ड्स खड़े थे उनकी तरफ इशारा करता है। वो गार्ड्स जिन गुआंगयो पे सॉल्टेड वाटर फेंकते हैं और जैसे ही वो वाटर जिन गुआंगयो से टच होता है वो बहुत लाउडली स्क्रीम करता है। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसकी बॉडी पे जो वॉन्ट्स थे वो दोबारा से ओपन हो गए हों। जिन गुआंगयो ने जो रोप पहना हुआ था उस रोप पे एक भी स्क्रैच नहीं था, वो बिल्कुल सही सलामत था। लेकिन जीतिन के अटैक की वजह से उसकी पूरी बॉडी वाउंडेड हो चुकी थी। जियांग चैंग कहता है, मैंने इस केस पे बैरी लगाया हुआ है, तुम कितना ही लाउडली शाउट क्यों ना कर लो, कोई भी तुम्हारी वॉइस नहीं सुन सकता है, लेकिन तुम हमारी सारी बातें सुन सकते हो।
और मैंने लान क्लान से एक मेंबर को बुलाया है, वो यहाँ पर आते ही होंगे। तभी जियांग चैंग नोटिस करता है कि जिन गोंगयाओ जिस केस में था वो उसके रॉड्स को पकड़कर बहुत ही ज़्यादा लाउडली स्क्रीम कर रहा था। जियांग चैंग जब उस डायरेक्शन में देखता है जहाँ जिन गोंगयाओ देख रहा था तो वहाँ से लैन सेचेन स्माइल करते हुए आ रहा था। तुम्हें सच में लगता है कि उसे कुछ भी नहीं पता होगा? मैंने कल रात तुम्हारी मेमोरी में जो कुछ भी देखा था वो एक लेटर में लिख के लान क्लान सेंड कर दिया था। तभी वहाँ पर लैन सेचेन आता है और स्माइल करते हुए कहता है चैंग, पर वो उस केस से काफ़ी दूर रुक जाता है और ना ही जिन गोंगयाओ की तरफ देखता है। जब से उन लोगों ने विंग को क्लाउड से बाहर निकाला था तब से ये सारे लोग काफ़ी क्लोज आ गए थे। जियांग चैंग कहता है तुम यहाँ पर बुलाने के लिए आई एम सॉरी, पर कल रात मैंने इस पे एम्पैथी की थी। तुमने जो लेटर सेंड किया था उसके क्राइम की लिस्ट उससे बहुत लंबी है और फिर विंग के अलावा लान क्लान एम्पैथी करने में सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ये सुनकर लैन सेचेन की बॉडी ट्रम्बल करने लगती है। जियांग चैंग उससे कहता है क्या हमें एम्पैथी के लिए लान क्लान से किसी और मेंबर को बुलाना चाहिए? लैन सेचेन कहता है नहीं, ये मैं करूँगा। जियांग चैंग पूछता है क्या तुम श्योर हो? लैन सेचेन हाँ कह देता है। जियांग चैंग कहता है ठीक है, तो फिर तुम केयरफुल रहना और बीच बीच में रेस्ट लेते रहना, मेरी तरह मिस्टेक मत करना। लैन सेचेन पूछता है क्या तुम अब ठीक हो? जियांग चैंग कहता है हाँ, पहले से बेटर। लैन सेचेन कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कोई सॉन्ग प्ले कर दूंगा। जियांग चैंग पूछता है और तुम्हारे लिए ऐसा कौन करेगा? लैन सेचेन कहता है मेरे ब्रदर या अंकल में से कोई भी मेरी हेल्प कर देगा। जियांग चैंग कहता है तुम थक गए होगे, चलो पहले कुछ रेस्ट कर लो और फिर दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। लैन सेचेन कहता है यस प्लीज़। जियांग चैंग कहता है उसके बारे में चिंता मत करना, मैंने उसे वो रोप्स पहना दिए थे और उस पर जिदिन से इतना अटैक करने के बाद भी उन रोप्स को कुछ नहीं हुआ और यहाँ पर गार्ड उसके सिक्योरिटी में हमेशा खड़े रहेंगे। लैन सेचेन हाँ कहता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और बातें करते हैं। लैन सेचेन कहता है तुमने उस पर अटैक इसलिए किया था ना, ये सोचकर कि उसके बाद तुम्हें बेटर फील होगा? जियांग चैंग कहता है हाँ। लैन सेचेन पूछता है तो क्या हुआ? जियांग चैंग कहता है मुझे बिल्कुल भी बेटर फील नहीं हो रहा है। जियांग चैंग कहता है मैंने उस केस पे क्रिमिनल का साइन लगा दिया है, इससे सारे पीपल समझ जाएंगे कि वो सिर्फ एक क्रिमिनल है। लैन सेचेन कहता है ये क्रिमिनल वर्ड भी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पोलाइट है। लैन सेचेन जियांग चैंग को इन्फॉर्म करता है कि मैंने अपने क्लान से कुछ पर्सन्स को विंग को सर्च करने के लिए भेज दिया है। जियांग चैंग पूछता है क्या मैं, पर उससे पहले ही लैन सेचेन उसे कट करते हुए कहता है नहीं, अगर बहुत सारे पीपल विंग को ढूंढने लगेंगे तो बाहर के कल्टीवेटर सिचुएशन को गलत समझेंगे और उसे हंट करने के लिए वो सारे लोग भी विंग को ढूंढने लगेंगे और उसके बाद विंग कहीं ऐसी जगह छुप जाएगा जहाँ हम लोग उसे कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे। उसके कुछ घंटे बाद लैन सेचेन जिन गोंगयाओ पे एम्पैथी करता है और उसे बहुत सारी मेमोरीज दिखती हैं। जिस दिन उन लोगों ने विंग को क्लाउड्स के बाहर निकाला था, वो देखता है कि किस तरह जानबूझ के जिन गोंगयाओ पीछे छुपा हुआ था जिससे उसके प्रेजेंस के बारे में विंग को कोई इन्फॉर्मेशन ना मिले। कुछ टाइम बाद लैन सेचेन को एम्पैथी में जियांग चैंग की वॉइस सुनाई देती है और वो अपने होश में वापस आता है। वो जियांग चैंग से कहता है तुमने अच्छा किया जो हम में से किसी एक को सर्च के लिए बुलाया। जियांग चैंग पूछता है क्या तुमने उसकी मेमोरी में और कुछ भी देखा जो मैं नहीं देख पाया था? लैन सेचेन हाँ कहता है। जियांग चैंग कहता है मुझे इस सर्च के लिए किसी और पर्सन को बुलाना चाहिए था। लैन सेचेन कहता है नहीं, तुमने मुझे बुला के सही किया, क्योंकि मैं उस पर्सन को अपना सॉन ब्रदर समझता था। जब तक मैं खुद अपनी आंखों से ये सारी चीज़ें नहीं देखता, मैं उसे अपने हार्ट से कभी भी बाहर नहीं निकाल पाता। जियांग चैंग लैन सेचेन को हॉल में लेके आता है और उसे एक कप टी देता है और कहता है मैं किसी लान मेंबर को लेटर लिख के यहाँ बुला देता हूँ। लैन सेचेन कहता है नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जियांग चैंग कहता है सेचेन क्या तुम्हें पता है तुम पूरे 4 घंटे से एम्पैथी कर रहे थे?
लैन ज़ेचेन थोड़ा शॉक था और कहता है, आई एम सॉरी, मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। पूरे 2 दिन बाद जियांग सेक्ट, लान सेक्ट, जेन सेक्ट, मी सेक्ट और बाकी के 10 इम्पोर्टेंट सेक्ट मिलकर जिन गोंग्याओ को एक ट्रेटर घोषित कर देते हैं और उसे बिना किसी फैन फेयर के मारने के बाद ऐसे फेंक देते हैं जैसे किसी गार्बेज को फेंका जाता है। वो सारे 10 सेक्ट वहाँ पर खड़े होकर वेट कर रहे थे ताकि अगर जिन गोंग्याओ का घोस्ट निकले तो वो लोग उसको भी ख़त्म कर सकें, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। इसके बाद हर सेक्ट में एक लेटर भेज दिया जाता है कि चीफ कल्टीवेटर जिन गोंग्याओ की डेथ हो चुकी है और किस तरह हर सेक्ट के मेंबर के रूप में तालिस्मान पाए गए थे। इधर लान वांगजी और जो जूनियर्स विंग को ढूंढ रहे थे उन्हें पूरे 6 मंथ कंप्लीट हो चुके थे, पर उन्हें अभी तक विंग नहीं मिला था। बस सिर्फ कुछ गॉसिप मिली थी कि अब वो पर्सन जो हमेशा मास्क पहने रहता है वो अपनी हेल्प के बदले किसी पर्सन से पेमेंट के तौर पे कुछ नहीं लेता। पर विंग को इन सब चीज़ों के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। वो ना तो किसी पर्सन से बात करता था और ना ही किसी भी पर्सन की वॉइस सुनता था। यहाँ तक कि विंग ने लास्ट 6 मंथ से अपनी वॉइस भी नहीं सुनी थी। वो अपनी वॉइस सिर्फ तभी सुनता था जब रात में नाइटमेयर्स की वजह से वो चिल्लाकर जाग जाता था। एक दिन विंग रिवर के पास से जा रहा था तो वो अपना फेस वॉश करने के लिए अपना मास्क हटाता है और रिवर की तरफ जाता है, पर जैसे ही वो रिवर में अपना रिफ्लेक्शन देखता है तो वो शॉक की वजह से वहीं पर गिर जाता है। विंग को पता था कि वो बहुत ज़्यादा वेट लूज़ कर रहा है और उसने कभी ये नहीं सोचा था कि उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी है। उसके फेस पे चीक बोन्स साफ दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें गड्ढे में चली गई हों। विंग खुद एक चलता फिरता फायर स्क्रॉप लग रहा था, पर अब विंग को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि कोई भी पर्सन उसके साथ नहीं था जो उसे रेगुलर फूड खाने को कहे, जो उसे रेस्ट करने के लिए कहे, जब तक कि विंग खुद चलते चलते अनकॉन्शियस ना हो जाए। अब कोई भी पर्सन उसके साथ नहीं था जो उसकी केयर करता हो। विंग अपना फेस वॉश करने लगता है, पर तभी उसे 2 पर्सन की वॉइस सुनाई देती है। विंग इमीडिएटली अपना मास्क पहनता है और अपना सामान लेके वहाँ से दूर चला जाता है। उन 2 लोगों को विंग दिख नहीं रहा था, पर विंग को उनकी वॉइस साफ सुनाई दे रही थी। उसमें जो एक लेडी थी वो कहती है, मैंने सुना था कि लान सेक्ट के लीडर ने सारे लोगों को परमिशन दे दी थी कि उस पर्सन के साथ जो करना चाहे वो कर सकते हैं। वो आदमी कहता है, और तुम्हें क्या लगता है ये बात सच होगी कि कुछ टाइम पहले उन लोगों ने सारे सेक्ट में ये लेटर भेजा था कि जब भी वो पर्सन उन लोगों के सामने आए तो वो अपना बैग उसकी तरफ कर लें, और अब वो सारे लोग उस पर्सन को ढूंढ रहे हैं। पर क्यों? वो लेडी कहती है, वो मुझे नहीं पता। उन लोगों को रीज़न पता था पर उन लोगों ने मुझे नहीं बताया क्योंकि मैं एक कल्टीवेटर नहीं हूँ। वो आदमी कहता है, तुमने ज़रूर कुछ गलत सुना होगा। वो लेडी फिर से कहती है, नहीं, मैं तो तुम्हें वही बता रही हूँ जो मुझे उन प्रिटी बॉयज़ ने बताया था जिन्होंने वाइट रोब्स पहने हुए थे। वो आदमी कहता है, तुम्हें हर उस पर्सन की बात पर बिलीव नहीं करना चाहिए जो हैंडसम हो, और तुम कभी भी मेरी बात पर बिलीव क्यों नहीं करती हो? वो वुमेन कहती है, क्योंकि तुम हैंडसम नहीं हो। वो आदमी ड्रामा करते हुए कहता है, आउच 5, ऐसा मत कहो, इससे मुझे हर्ट होता है। पर इसकी आगे की बातें विंग नहीं सुन पाता क्योंकि विंग उन 2 पर्सन से काफ़ी दूर जा चुका था। विंग सोचता है, अच्छा तुम मुझे क्लान से बाहर निकाल देना तुम लोगों के लिए काफ़ी नहीं था। अब तुम लोग मुझे ढूंढ के हंट भी करना चाहते हो। पर तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोगों ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसके बाद मैं तुम लोगों को खुद को हंट करने दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। ना तो तुम लोग मेरे लिए एग्जिट करते हो और ना ही मैं तुम लोगों के लिए एग्जिस्ट करता हूँ। मैं इनविजिबल हूँ। और तभी विंग के माइंड में लंजा की उन कोल्ड आइज़ की इमेज फ्लैश करती है और उसके माउथ में बहुत सारा ब्लड कलेक्ट हो जाता है जिसे वो थूक देता है और सोचता है, विंग सोचता है, मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहता, ना ही तुम्हें याद करना चाहता हूँ। आई हेट यू, आई हेट यू। पर
विंग को रियलाइज़ होता है कि वो अभी भी अपने हार्ट से पूरी तरीके से लंजा से नफरत नहीं कर पा रहा है। इसलिए वहीं पर बैठ जाता है और अपना मेडिटेशन शुरू कर देता है और सिर्फ एक बात ही सोच रहा था, हेट हिम, हेट हिम एंड हेट हिम। अब पूरे 2 साल 6 महीने बीत चुके थे जब से उन लोगों ने विंग को अपने क्लान से बाहर निकाला था। लंजा पूरे 6 मंथ जब विंग को ढूंढता है और उसे विंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो वो खुद को दोबारा से एक रूम में लॉक कर लेता है। पर 1 साल बाद वो उस रूम के बाहर आ जाता है क्योंकि उसे अपने क्लान के लिए जो ड्यूटियाँ थी वो परफॉर्म करनी थी। इधर जियांग चैंग ने खुद को विंग को ढूंढने से रोक लिया था, पर अब वो सिर्फ चिल्लिंग को रोकना चाहता था क्योंकि चिल्लिंग हमेशा विंग को ढूंढने के लिए जाता रहता था और अब उस पर जियांग चैंग की डांट का भी कोई असर नहीं पड़ता था। पर विंग की लाइफ के लिए ये 2 साल और 6 महीने बहुत ही ज़्यादा स्लोली बीत रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो हर एक मिनट में 1 साल जी रहा हो। पर अब तो कई महीनों से विंग ने किसी पर्सन को देखा भी नहीं था। जब भी उसे फील होता था कि उसके आसपास कोई पर्सन है तो वो उस प्लेस से बहुत दूर चला जाता था। पर कल रात में ही उसने 11 फायर स्क्रॉप से फाइट की थी और उस वजह से उसके रोप्स फट गए थे और उन रोप्स को सिलने के लिए विंग को निडल की ज़रूरत थी। इसलिए विंग किसी टाउन के मार्केट से जाकर निडल खरीदने की सोचता है। जब वो एक मार्केट से थोड़ी दूर खड़ा था तो वो देखता है कि उस मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, पर फिर भी विंग को वो निडल चाहिए थी। इसलिए वो धीरे धीरे उस मार्केट में एंटर होता है। जैसे ही वो मार्केट में एंटर होता है बहुत सारे शॉपकीपर्स उसके पास आने लगते हैं और उसे अपनी वाइन या फिर फूड दिखाने लगते हैं। विंग एकदम साइलेंट था और वो उन सारे लोगों की तरफ देखता है। विंग कुछ नहीं कहता, पर उसका ऑरा चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि मुझसे दूर रहो वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। और ये ऑरा देखते ही वो सारे शॉपकीपर्स विंग से काफ़ी दूर हो जाते हैं। विंग उस मार्केट में काफ़ी अंदर चला जाता है और एक शॉप पे उसे कुछ नूडल्स दिखती हैं जहाँ पर जाके वो अपना लास्ट सिल्वर कॉइन रख देता है और वहाँ से एक निडल लेके साइलेंटली मार्केट के बाहर जाने लगता है। इस बार कोई भी शॉपकीपर उसे डिस्टर्ब करने नहीं आता। जब विंग मार्केट से बाहर निकल जाता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि वो रॉन्ग साइड आ गया है। उसे लेफ़्ट साइड नहीं बल्कि राइट साइड जाना था। और जब वो मुड़ के दोबारा से मार्केट की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पर सिर्फ शोल्डर के ऊपर सर दिख रहे थे। विंग को फील होता है कि उस मार्केट में अब पहले से ज़्यादा लोग बढ़ चुके हैं और वो इतने सारे लोगों के बीच में से दोबारा नहीं जा सकता। इसलिए वो जिस रूट पे आ गया था उसी रूट पे आगे बढ़ने लगता है। पर तभी उसे कुछ लोग दिखते हैं जिन्होंने गुसुलान सेक्ट के रोब्स पहने हुए थे और वो लोग विंग की तरफ ही आ रहे थे। विंग तुरंत उस प्लेस पे टर्न हो जाता है और आगे बढ़ने लगता है। विंग उन लोगों की तरफ देखना नहीं चाहता था क्योंकि उन रोब्स को देखने के बाद उसे अपनी पास्ट लाइफ की पेनफुल मेमोरीज़ याद आने लगी थी। विंग सोचता है वो इन मेमोरीज़ को भूल क्यों नहीं सकता। उसे इतना पेन होता है फिर भी वो इन मेमोरीज़ को भूल क्यों नहीं पा रहा। तभी उसे एक वॉइस सुनाई देती है। विंग विंग को फील होता है कि उसकी बॉडी में एंगर एकदम से इंक्रीज़ हो गया हो। वो सोचता है कि मेरे साथ इतना सब कुछ करने के बाद भी इनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरे बर्थ नेम से बुलाने की। और वो टर्न होके देखता है तभी लैंस चैन अपने कुछ सेट के जूनियर्स के साथ शॉर्ट से नीचे विंग के सामने उतर जाता है और फिर से कहता है विंग। विंग अपना फेस टर्न कर लेता है और फॉरेस्ट की तरफ देखने लगता है। फिर वो कहता है रॉन्ग नेम। विंग ने उसकी वॉइस में जो भी एंगर या हेट्रेड था उसे बिल्कुल भी छिपाने की कोई कोशिश नहीं की थी। लैंस चैन जब ये वॉइस सुनता है जो उसने काफ़ी सालों से नहीं सुनी थी तो उसे अपने हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है और वो कहता है मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स इसके बाद मैं आप लोग के साथ वैम्पायर फंक्शन और अंटिल नेक्स्ट लाइफ की वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।
टेक केयर।